नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टॉप नोट्स में। आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट सी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी के जो प्रश्न हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, उसको मैं लेकर आया हूँ। उसका व्याख्यात्मक प्रश्न आपके इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे लगातार आने वाली वीडियो को आपके पास पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, हिंदी का पहला प्रश्न है, विद्यालय शब्द में, विद्यालय शब्द में क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्या है? या इनमें से कोई नहीं? तो विद्यालय विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्यालय विद्या प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ए होगा, स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। इसलिए इसमें राइट आंसर ए है। आप लोगों से अनुरोध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट के जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और साथ ही साथ में अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन में प प्लस वन, पव प्लस अन, या पो प्लस अन, या पव प्लस न। तो हम कह सकते हैं पो प्लस अन, पवन आयादि संधि है। यदि ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो, यदि ए ऐ और औ के बाद में कोई अन्य जो है भिन्न स्वर आए तो ऐ के स्थान पर औ हो जाता है। तो ऐ के स्थान पर औ हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर आयादि संधि कहलाती। इसलिए पवन में प प्लस अन, इसके लिए राइट हमारा आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 या अनगिनत। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन, एक वचन और दो वचन, हिंदी में दो वचन, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, इसलिए दो होते हैं। और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां प्रश्न है। इससे पहले मैं वीडियो लेकर आया था, उसमें बाल विकास से संबंधित प्रश्न थे, वो भी हमारे प्रैक्टिस सेट ही था। अगला क्वेश्चन है, आगारा का बहुवचन होगा। तो आगारा क्या होगा? आगारा एक जो है, इसमें आगरा होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो आगारा एक बहुवचन क्या होगा? का बहुवचन होगा, क्योंकि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका बहुवचन नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर डी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में परिवर्तन के बावजूद कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द कहा जाता है, अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। ये वर्तनी अशुद्धि का है, तो क्या है? तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा और त्रसणा। तृष्णा ये भी हमारा गलत है, त्रसणा ये भी गलत है, तृष्णा भी गलत है। वास्तविक रूप में तृष्णा क्या होगा? राइट आंसर डी हमारा सही है, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा। अन्य सभी विकल्प गलत हैं। कवित्री, कवित्री।
तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कवित्री, ये भी गलत है, कवि भी गलत है, कवियत्री भी गलत है, और कव प्लस यत्री, ये हमारा राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 38वां। मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो अपने असली रूप बिना परिवर्तन में हिंदी में प्रचलित होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो हिंदी में तोड़ मरोड़ कर प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? आग, सूरज, सूर्य, वैसे सूर्य है लेकिन इसको सूरज। और तत्सम शब्द क्या होगा? दुग्ध, दूध का तद्भव दूध और तत्सम दुग्ध। देशज शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिनके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विश्लेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों को बीच अथवा योजक या दिन रात, रात और दिन नहीं लिख सकते, सीता और राम, सीताराम। अगला क्वेश्चन हमारा 14 40वां। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो ये क्या है? ये बर्तनीय शुद्धि का है, उज्ज्वल, इसलिए हमारा राइट आंसर डी सही होगा, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुरक्त का विलोम होगा, अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम आसक्त का विलोम अनासक्त है, आसक्त का विलोम अनासक्त है, और अनुरक्त का विलोम जो है आपका विरक्त होगा, इसलिए राइट आंसर हमारा वी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में किसी समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। अभी आपको बताया था तत्सम शब्द कौन से कहलाते हैं? वे शब्द जो डायरेक्ट हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, संस्कृत भाषा के शब्द जो डायरेक्ट हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें शर्करा, शर्करा को चीनी, पवन को हवा कहते हैं, और ज्येष्ठ को बड़ा कहते हैं, और अग्नि को आग कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कु उपसर्ग, कुशल शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुशल, कुशल एक शब्द है, इसमें कु उपसर्ग का नहीं प्रयोग हुआ। कर्म, रूप और चाल, तो ये तीनों में कुरूप, स्वरूप भी हो जाएगा, कुकर्म, सुकर्म भी हो जाएगा, और सुचाल, कुचाल भी हो जाएगा, इसलिए ये राइट आंसर है हमारा डी, बी में कुशल में कोई कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन, तो इन प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है राइट आंसर है हमारा ए, पुजारिन, पुजारिन में हुआ है, क्योंकि इनका प्रयोग प्रत्यय चमारिन, नागिन, नातिन, पड़ोसिन, वियोगिन, मालकिन आदि शब्दों में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संख्या हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा डी आएगा। जैसे त्रिफला, त्रिफला, तीन फलों का समासार, दोपहर, दो पहरों का समासार। अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों द्वंद्व समास है। अभी हमने आपको बताया था जहाँ दोनों पद जो है प्रधान हो और दोनों में संज्ञा अथवा विशेषण हो द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे नर नारी, तो इसमें
नर नारी में द्वंद्व समास है। नगर में रहने वाला को कहा जाता है शहरी, नागर, शरणागत या नर नारी। तो नगर में रहने वाले को शहरी नहीं कहा जाता है, नागर कहा जाता है। बाकी ये सब गलत है। अधिकतर बच्चे शहरी लगा देते हैं, बल्कि नागर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शैशव, लकड़ी, लोहा, पुस्तक। तो लोहा, लकड़ी, पुस्तक आदि जातिवाचक संज्ञा हैं, लेकिन शैशव जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसमें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मित्रता। तो शैशव या भाववाचक संज्ञा है। लकड़ी, लोहा, पुस्तक ये जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए राइट आंसर ए। मित्रों यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के कारक चिन्ह को या के लिए प्रयुक्त होता है। संप्रदान में क्या होता है, को के लिए, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक होगा को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध कारक का की के रे, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे अजी इत्यादि। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यानी कि संप्रदान कारक। राइट आंसर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा कि वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा कि वह सर्वनाम है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, तू, आप, वह शब्दों में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, यानी कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। राइट आंसर यही हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझा जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेयक और एक ही क्रिया हो। तो राइट आंसर हमारा डी सही होगा, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेयक और एक ही क्रिया और सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है। मोहन खरीदारी, घूमना या बाजार। तो इसका उद्देश्य मोहन है, कौन बाजार तो नहीं जा रही है, मोहन बाजार जा रहा है। तो इसमें मोहन कर्ता का उद्देश्य बाजार कर्म है, तथा जा रहा क्रिया में कर्ता का उद्देश्य विस्तार को कर्ता के पहले तथा क्रिया के विधेयक के विस्तार को क्रिया के पूर्व रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारा राइट ये सही होगा, मोहन है। ठीक है मित्रों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या हैं। तो मिश्रित बात, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, यह वाक्य मिश्रित है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसमें अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य या उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। वर्षा हो रही, ये तो साधारण वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और खेलता हूँ, ये भी वाक्य साधारण है। सुधीर पढ़ता है, ये भी साधारण वाक्य है। लेकिन मैंने सुना है नीना पास हो गई, ये साधारण जो है मिश्रित वाक्य है। यानी मैंने सुना है क्या, नीना पास हो गई। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी के कथन को उद्धृत करते समय अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण या उद्धरण। तो विस्मयाधिबोधक हम आपको बताना चाहेंगे, विस्मयाधिबोधक चिन्ह ये होता है। ठीक है, विस्मयाधिबोधक चिन्ह ये होता है हमारा, क्वेश्चन मार्क ये होता है, निर्देश चिन्ह ये होता है, और
उद्धरण चिन्ह ये होता है। ठीक है, ये हमारा उद्धरण चिन्ह होता है। तो इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का, इसलिए राइट आंसर बी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है 56वां, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। जो पत्र आज आया है, जो पत्र आज आया है कहाँ है? यानी कि हम कह सकते हैं जो पत्र आज आया है कहाँ है, वाक्य में सही विराम चिन्ह वाला वाक्य, क्योंकि इसमें हम एक वाक्य को रोक रहे हैं, तो इसमें फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकते, लेकिन कॉमा लगाते हैं, अर्ध विराम, इसलिए राइट आंसर हमारा ये सही है। अगला क्वेश्चन, शेर को सामने देखकर, शेर को सामने देखकर मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, गलत है। मैं आग बबूला उठा, ये भी गलत है। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, ये भी गलत है। मेरे प्राण सूख गए, राइट आंसर डी सही है। अट्ठावना जो है 58 क्वेश्चन हमारा है, सही मुहावरा, नेत्रों में पट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना। तो ये भी गलत है, आँखों में पट्टी डालना ये भी गलत है, मुहावरा गलत है। ये रेत फेंकना ये भी गलत है, आँखों में धूल झोंकना, जबकि अन्य सभी मुहावरे गलत हैं। हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? पकड़ में ना आना, हाथों का व्यवसाय करना, बहुत बड़ा होना, हाथ फैलाना। तो इसका राइट आंसर 59 का ए है, पकड़ में ना आना। मित्रों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारा अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में शेयर करें। इस तरह की लगातार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, सिर फिर जाना। सिर फिर जाना का अभिप्राय है अहंकारी हो जाना, अहंकारी हो जाना, किसी को ना समझना। ये बाकी सब गलत हैं। ठीक है मित्रों, अगर हमारी आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल टॉप नोट्स को सब्सक्राइब करें। इस तरह की आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूँगा, जो कि प्रैक्टिस सेट की वीडियो हैं। धन्यवाद।